हेलो बच्चों, केमिस्ट्री के इतनी खूबसूरत सी दुनिया में आपका स्वागत है। वो फाइनली वो घड़ी आ गई, वो मुहूर्त आ गया या वो समय आ गया, वो टाइम आ गया कि हम लोग आज केमिस्ट्री के ऑफिशियली पहले लेक्चर को आप तक पहुंचाने की एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। आपको इस जो भी जर्नी है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। कंप्लीट केमिस्ट्री का सिलेबस जो कि एनटीए ने रिसेंटली अभी चेंज करके मॉडिफाई किया है या अपडेट किया है, हम कंप्लीट वीडियो उसका बना करके आप तक पहुंचाएंगे। ये सारे वीडियोस आपको दो जगह पर अवेलेबल मिलेंगे। एक तो हमारे YouTube चैनल पे आपको ये फ्री में मिल जाएंगे, दूसरा हमारे एप्लीकेशन पर भी आपको ये फ्री में मिल जाएंगे। तो हमारे इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड करके आप वहाँ से भी देख सकते हैं और फिर YouTube से भी देख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें। जो हम क्लासेस आपकी ले रहे हैं या जो भी वीडियोस हम आपको दे रहे हैं, इनसे रिलेटेड जो नोट्स होंगे वो नोट्स भी आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट क्लास होने के बाद इन्हीं टॉपिक्स के आपके टेस्ट होंगे। उन टेस्ट को देने के बाद उन टेस्ट का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्डेड फॉर्म में वो भी आपको YouTube एंड एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। फिर बात आती है रिकॉर्डेड वीडियोस देखने के बाद, रिकॉर्डेड सॉल्यूशन देखने के बाद हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस में पर्सनली डाउट हो या फिर समझ में ना आया हो या समझाने के तरीके से आप एग्री ना कर रहे हो या फिर क्वेश्चन आंसर को लेकर के कुछ ऐसा आपके मिसअंडरस्टैंडिंग दिमाग में बैठी हुई हो या कॉन्सेप्ट को लेकर के कुछ आप डिस्कस करना चाह रहे हो। तो जिस दिन आपको ये वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा उसके नेक्स्ट डे एक लाइव सेशन होगा। जो लाइव डाउट सेशन होगा उसमें कंप्लीट जो हमने आपको पढ़ाया होगा, बताया होगा, उसमें जहाँ भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसको 1 to 1 हम एक साथ करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप सब जानते हैं कि हम लोग अगर केमिस्ट्री के स्टार्ट करना चाह रहे हैं, केमिस्ट्री को हम स्टार्टिंग से पढ़ना चाह रहे हैं, तो हमारे पास 11th के एनसीईआरटी में उठानी पड़ेगी, 11th की फर्स्ट एनसीईआरटी उठानी पड़ेगी और पहला खूबसूरत चैप्टर होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अच्छी बात यह है कि इसमें सच में बहुत सारी बेसिक बातें हैं, है ना, बहुत सारी बेसिक बातें हैं। तो ये चैप्टर हम मिस नहीं करना चाहेंगे और इसी में आएगा आपका सबसे फेवरेट मोल कॉन्सेप्ट। आप सब ने इसके बारे में पहले सुना होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मूल कॉन्सेप्ट आते ही खुद को ऐसे असहाय सा महसूस करने लगते हैं कि यार अब कैसे होगा कंप्लीट। एक्चुअली होता क्या ना कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, हम इस बात को थोड़ा समझ लें। अगर आपसे फिजिकल केमिस्ट्री जैसे कि मूल कॉन्सेप्ट या और भी जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस नहीं आ पा रहे हैं तो आप एक बेसिक सी बात समझिए, इसमें कुछ है नहीं, 2-4 फार्मूलाज हैं, उन्हीं फार्मूलाज को अप्लाई करके क्वेश्चंस लगाने हैं। फिर भी हमें क्वेश्चन में डर लग रहा है तो दो जगह बातें हो सकती है, या तो हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है और या तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद भी हमारा कैलकुलेशन वाला पॉइंट जो है वहां पर थोड़ी सी दिक्कत है। इसका मतलब अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन भी अगर हम साथ साथ में सिखा दें तो शायद आपका ये जो डर बैठा हुआ है सॉल्व करने वाला, ये बिल्कुल हट जाएगा। तो मेरे हिसाब से हम साथ में जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट या तरीका या फिर कैसे हम शॉर्टकट में क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको इम्प्रूव कराना आपके अंदर चाह रहा हूँ या आपको इस हिसाब से स्ट्रेंथन करना चाह रहा हूँ कि आपको आने वाले क्लासेस में एटलीस्ट कैलकुलेशन को लेकर डर निकल जाए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना होगा। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग स्टार्ट करें आज के अपने बेहतरीन चैप्टर जो कि नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। इससे पहले भी आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या क्या कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हैं बेटा। यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलेंगी। मैटर एंड इट्स नेचर पढ़ने को मिलेगा आपको। क्या है मैटर, मैटर के क्या पार्ट्स होते हैं, मैटर का क्या नेचर है, कैसे मैटर के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, फिजिकल बेसिस पे क्या कैसे किया जा सकता है, केमिकल बेसिस पे कैसे किया जा सकता है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। क्या है एलिमेंट, क्या है मॉलिक्यूल, क्या है कंपाउंड, क्या है मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है, किसी मैटर किसी एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने नाम सुना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ नाम सुना, तो आखिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है, क्या समझें हम। जैसे किसी ने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी या कोई भी चीज़ इस तरह से बोला जा रहा है तो आपको उसको क्लासीफाई करना होगा कि ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ये तो केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। अगला है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। सबसे पहले एटम नाम लेकर के कौन आया,
फिर सबसे पहले एटम के बारे में थियरी किसने प्रोवाइड की, वो थियरी अपने आप में क्या कहती है, वो थियरी किन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी और वो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या थे। ठीक है, अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, ये भी हमें देखना है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो वो मेजरमेंट हम जब लिखते हैं तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है जिसमें हम नंबर्स लिखते हैं, न्यूमेरिकल्स लिखते हैं, तो न्यूमेरिकल्स एक होता है, दूसरा होता है कुछ फिक्स्ड हमारे पास सर्टेन कुछ बने हुए हैं पैटर्न जिनको हम यूनिट के नाम से जानते हैं। तो किसी भी मेजरमेंट्स को जब हम लिखने जा रहे हैं तो लिखने में दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल फॉर्म, एक होता है यूनिट वाला फॉर्म, है ना, दो फॉर्म होते हैं। अब न्यूमेरिकल को लिखने का साइंटिफिक नोटेशन मेथड क्या है, कैसे साइंटिफिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट कैसे आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं और कैसे एक फॉर्म ऑफ यूनिट को दूसरे फॉर्म ऑफ यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके बारे में स्टडी करनी होगी। आगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या होता है ना, कोई वैल्यू आपने फाइंड आउट की, जैसे आपको दे दिया गया कि अपने पास एक बड़ा सा कोई टुकड़ा है, धागा है, और आपको उसकी लेंथ मेज़र करनी है। आपने मेज़र किया, कुछ और आया, किसी और ने मेज़र किया, कुछ और आ गया, किसी और ने मेज़र किया, कुछ और आ गया। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होते हैं, आपकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू से कितना मैच कर रही, कितना क्लोज है, कितनी एक्यूरेट है और कितना प्रिसाइज आपका आंसर है ना, वो चीज़ हमें देखनी होगी। वहीं पर एक नया चीज़, एक नया पैटर्न डेवलप हो जाता है कि जब आप कोई भी मेजरमेंट्स करते हैं तो जरूरी नहीं आपका मेजरमेंट एग्जैक्ट वैल्यू आए, ठीक है, वो इनएग्जैक्ट भी हो सकता है। इनएग्जैक्ट होने का रीज़न ये हो सकता है कभी कभी इंस्ट्रूमेंट वगैरह में जब हम कैलिब्रेट करते हैं उसको, तो वो कैलिब्रेशन उस लेवल का नहीं होता जिस लेवल का होना चाहिए, तो मे बी एरर वहाँ से भी आ सकता है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकती है और ह्यूमन एरर भी हो सकती है, ठीक है, उस वजह से भी तो एक पॉइंट वो हो गया। फिर उसके आगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हम लोग एसआई यूनिट क्या होती है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, या फिर हमने इंटरनेशनल सिस्टम में क्या 7 बेसिक सिस्टम्स बना रखे हैं उनके बारे में स्टडी करना। फिजिकल क्वांटिटीज एंड दियर मेजरमेंट्स कैसे हम लोग करेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें बहुत सारे लॉज आएंगे जो आपने पहले सुने भी होंगे, है ना, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हो गया, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, वो हम लोग टाइम टू टाइम अपना देख लेंगे। आगे अपने कुछ और टॉपिक हैं, जैसे एटॉमिसिटी क्या होती है ना, आपने कुछ टर्म सुने होंगे, मोनो एटॉमिक सुना होगा, डाई एटॉमिक सुना होगा, है ना, ट्राई एटॉमिक सुना होगा, या पॉली एटॉमिक टर्म आपने सुना होगा। फिर एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिकुलर मास क्या होता है एंड फॉर्मूला मास क्या होता है, इन सब में छोटे छोटे डिफरेंसेस क्या होते हैं। वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी का मॉलिक्यूलर मास के साथ रिलेशन क्या होता है, डिलॉक्स पेटिट लॉ क्या है, और फिर मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास क्या होता है। यहां से मोल कॉन्सेप्ट हमारा एग्जैक्टली स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हम वो रेडॉक्स वाली बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे बेटा, एक इन जनरल कोई केमिकल इक्वेशन उसको बैलेंस करने का सही तरीका क्या होगा, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, इसको कैसे डील करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अब से लेकर के जब जब फिजिकल केमिस्ट्री आएगी इसकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इसको कैसे हम लोग डील करेंगे। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ गया, जैसे कि हमारे पास आ गया मोलैरिटी आ गया, मोलैलिटी आ गया, नॉर्मेलिटी आ गया, फॉर्मेलिटी आ गया, या फिर आ जाते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, या पीपीएम आ गया, पीपीवी आ गया। तो ये सारे के सारे टर्म्स यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होगा, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, इनके ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा, या फिर इनकी परसेंटेज स्ट्रेंथ के बारे में, या इनकी नॉर्मेलिटी, या इनकी मोलरिटी के बारे में। तो सबके बीच में एक पर्टिकुलर कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, तो हम उन रिलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा एज भी हमारे अपने इस प्रोग्राम के साथ आपको मिलेगा, जिसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको कंप्लीट सॉल्व कराएंगे, आपको हम कंप्लीट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी कराएंगे, आपको हम जितने भी पीवाईक्यूज हैं जेई और नीट के वो भी इन्हीं लेक्चर्स में कंप्लीट कराएंगे। एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम आपको कराएंगे, और कंप्लीट सिलेबस के बाद हम आपको एक माइंड मैप भी प्रोवाइड करेंगे, जो हाथ में आते ही आपको एक ही नज़र में सब कुछ पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, अनइम्पॉर्टेंट क्या है, और हमें कैसे इस चैप्टर को डील करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या खजाना छुपा हुआ है और हमें क्या क्या मिलने वाला है। ओके, ठीक है, तो चलिए फिर इस खूबसूरत जर्नी में एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। और क्लास में, चूंकि हम केमिस्ट्री की क्लास में हैं, तो केमिस्ट्री की क्लास में सबसे पहले केमिस्ट्री के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। साइंस क्या डेफिनेशन कहता है हम उसकी बात कर लें। यहाँ लिखा हुआ है, इज द केमिस्ट्री इज द साइंस दैट डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कोई भी मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है
उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैटर के बारे में ये समझना। एंड द रिएक्शन बाय विच वन सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद मैटर। इतनी सारी बातें केमिस्ट्री में पढ़नी होती हैं। ये तो साइंस कहता है। और मैं क्या कहता हूँ, मुझे क्या लगता है केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री के बारे में ना मुझे ऐसा लगता है ना एक एंटी केमिस्ट्री लॉबी कहीं ना कहीं वर्क कर रही है, और बीच बीच में आते जाते ये जो अपनी वेब सीरीज़ वगैरह होती हैं उन्होंने केमिस्ट्री को और ही ज़्यादा ऐसे विलेन बना के पेश किया है। तो नए बच्चे ऐसे ही डरे रहते हैं कि केमिस्ट्री तो अरे समझ में नहीं आता, बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। मेरे टीचिंग करियर में आज तक मैंने किसी क्लास में कोई एक्सेप्शन नाम का टर्म नहीं डिस्कस किया है। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, एक्सेप्शन केवल और केवल दो कारण से हो सकता है। या तो जो भी टीचर उस क्लास को अटेंड कर रहा है, पढ़ा रहा है, बच्चों को लेक्चर दे रहा है, हो सकता है उन सम्मानित अध्यापक या टीचर महोदय को हो सकता है उसके बारे में नॉलेज ही ना हो, इस वजह से वो एक्सेप्शन कह के एक्सेप्शन के पीछे खुद को छुपा लेना चाहते हो, जिस वजह से आराम से हम ऐसा कह सकते हैं यार एक्सेप्शन है तो बच्चे को तो सिलेबस कंप्लीट करना है, वो तो मजबूर है, वो तो रटेगा ही, फिर वो क्या कर सकता है। एक ये रीज़न। दूसरा रीज़न, टीचर को इतना आता हो कि वो आपको उस काबिल ना समझते हो कि आप इसका अर्थ समझ पाएंगे, आप इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन सच में समझ पाएंगे, तो भैया लो एक्सेप्शन है, आगे बढ़ो। तो ये दो कारण हो सकते हैं। लेकिन निश्चिंत रहिए, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री तो पूरा एकदम से दिमाग को ओपन करके रखना है, खूब सारे सवाल पूछने हैं, खूब सारा सोचने के लिए एकदम फ्री रहना है। जो मन में किंतु परंतु जन्म लेता है उस सारे के सारे सवालों का जवाब पूछना है। मैं हूं ना आपके साथ, सारे सवालों के जवाब पूछने हैं। अपने मन से केमिस्ट्री का डर हटा दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री डरने का ही सब्जेक्ट नहीं है। मेरा अपना मानना है केमिस्ट्री इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट इज अ ट्रस्ट बॉन्डिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रस्ट बॉन्डिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे, हम में बॉन्ड बनेगा और फिर हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्म कैसे? आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन जाओगे, कल को आप नीट और जेईई में सिलेक्ट हो जाओगे और मैं कहीं ना कहीं आपको ये होते हुए देख करके खुश हो जाऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन तो हम दोनों का हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बिल्कुल केमिस्ट्री को ऐसे समझना है, जितनी मजबूत बॉन्डिंग होगी उतना ही अच्छी केमिस्ट्री होगी। आपने कभी कभी ऐसे भी सुना होगा, कहते नहीं यार मेरी उस इंसान के साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, या उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट नहीं है। एक्चुअल में केमिस्ट्री का मतलब, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट बॉन्डिंग। जितनी अच्छी बॉन्डिंग उतनी अच्छी केमिस्ट्री। ये बात दिमाग में बिठाते ही केमिस्ट्री से डर भी छूट जाएगा और केमिस्ट्री से दोस्ती हो जाएगी। और जैसे आप दोस्ती कर बैठेंगे, फिर दोस्त से तो हम सब बातें बता देते हैं ना, वैसे केमिस्ट्री में सब बातें बता देंगे। और जब सारी बातें आने लगेंगी, डर खत्म होगा, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, धड़ाधड़ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे और मस्त से अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री डेफिनेशन हो गई। अब मैंने कहा कि चूंकि केमिस्ट्री में हम सब कुछ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर से जुड़ी एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, तो देन व्हाट इज मैटर। अपन कभी रास्ते चलते चलते देखते हैं वहां पर कुछ भीड़ लगी हो, अपन पूछते हैं भाई मैटर क्या है। मतलब हम सब की ना क्यूरियोसिटी इस बारे में है कि हम ये जान लेना चाहते हैं कि आखिर मैटर है क्या। तो केमिस्ट्री में भी यार जान लेना चाहिए मैटर क्या है। तो व्हाट इज मैटर? कोई भी ऐसी चीज जिसके पास अपना खुद का मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब जगह घेर ले, है ना, जिसका अपना वॉल्यूम हो, वो हर कोई मैटर कहलाएगा। तो आप सब भी यहाँ पे क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास कर रहे हैं, आपके पास भी अपना मास है, आप भी कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो आप भी तो मैटर ही हुए ना। ठीक है, तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ मैटर हम लोग देखते हैं, हम इसको कैसे कितने पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमने इस पूरे मैटर को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया है? दो तरह से क्लासीफाई किया है। पहले हमें देखना होता है कि हम किसी भी क्लासिफिकेशन को किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो मैटर को क्लासिफाई करने के लिए दो बेसिस है, एक है फिजिकल बिहेवियर के बेसिस पे, एक है केमिकल बिहेवियर के बेसिस पे। फिजिकल बिहेवियर के बेसिस पे हमने मैटर को 5 स्टेट्स में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो इन जनरल हमारे आसपास देखने को हमें मिलते हैं, और दो एक्सट्रीम लेवल के, अलग अलग लेवल पे, एक हाई टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर पे, दो और मिलते हैं जिनका नाम है प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है ना, 5 तो ये हो गए जो हमें एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा, हमारे पास अगर केमिकल बिहेवियर के बेसिस पे आएंगे तो हमें दो और मिलेगा, प्योर सब्सटेंस मिलेंगे और मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हो जो किसी और से मिक्स नहीं है, और कहीं कहीं कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आपस में मिक्स करके भी मिले हुए हैं। प्योर सब्सटेंस में हमारे पास दो आ जाएंगे, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो प्योर एलिमेंट भी हो सकता है, प्योर कंपाउंड भी हो सकता है। जैसे मैं बोल दूं कॉपर वायर, तो कॉपर वायर तो सारे के सारे, पूरा का पूरा बड़ा सा वायर,
या छोटा सा भी पार्ट वायर, वो क्या होगा, कॉपर एटम का ही तो बना होगा, कॉपर एलिमेंट का ही तो बना होगा, कॉपर के अलावा और तो कोई होगा नहीं, तो एक तरह से वो प्योर ही तो हुआ, मिक्सिंग हुई नहीं उसमें। ठीक है, इस तरह से। बाकी हमारे पास क्या होगा, मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर दो तरह से हो सकता है, होमोजेनस मिक्सचर हो सकता है और हेट्रोजेनस मिक्सचर हो सकता है। होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे सॉल्यूशन, जैसे आपने नमक ले लिया या चीनी ले लिया, आपने उसको पानी में घोल दिया, घुलने के बाद चीनी की अपनी कोई उसमें आइडेंटिटी नहीं रह गई, चीनी घुल के पानी जैसा दिखने लगा। यानी कि सोल्यूट घुलने के बाद जब सॉल्यूशन की फेज में आ जाए, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इस तरह को हम, उस तरह के सॉल्यूशन को या बनने वाले सॉल्यूशन को हम लोग होमोजेनस सॉल्यूशन बोल सकते हैं। लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में मिक्स हो रहे हैं और सबका कुछ ना कुछ किसी की वजह से फिजिकल स्टेट में चेंजेस हैं, तो उन्हें हम हेट्रोजेनस मिक्सचर के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये सब। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर आपको कंपैरिजन करना है, बहुत इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम सब जानते हैं बेटा कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सॉलिड बनता ही इसी बिहाफ पे है कि उसको बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, इस वजह से उनके बीच में इंटर न्यूक्लियर स्पेसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बहुत कम होती है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा अगर किसी में होते हैं, या हाईएस्ट कह सकता हूं, तो इसमें कह सकता हूं। मॉडरेट इसमें हो जाएंगे, ठीक है, मॉडरेट इसमें हो जाएंगे, और इसमें हम कह सकते हैं कि सबसे लोवेस्ट या सबसे मिनिमम मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। इसी वजह से तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होकर के डिफ्यूज होते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, यही तो कारण है उनका। ठीक है, अगला है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। यहां पर सबसे मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पाई जाती है। ठीक है, यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट भी लिख सकते हैं। यहां पर मिनिमम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर मॉडरेट कर सकते हैं, और यहां पर हम लिख सकते हैं मॉडरेट, और यहां पर लिख सकते हैं कि मैक्सिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पाई जाती है। शेप की बात करें तो शेप इसका डेफिनिट होता है। कैसा होगा, डेफिनिट होगा, निश्चित शेप होगा किसी भी सॉलिड का। ठीक है, और इसका भी शेप तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वेसल्स का शेप होता है, यानी कि हम जिस वेसल में रखते हैं लिक्विड को, जैसे आपने दूध लिया, पानी लिया, और आपने उसे किसी गिलास में रख दिया, ग्लास से हटा करके आपने किसी दूसरे भगोने में रख दिया, तो जिस बर्तन में आप रखेंगे उस बर्तन का शेप ले लेगा लिक्विड। सेम यही चीज़ किस में होती है, गैस में भी होती है, कि ये वेसल्स का शेप ले लेते हैं ये लोग। वॉल्यूम की बात करें तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर हम लिक्विड के वॉल्यूम की बात करें तो इसका भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है। 1 लीटर अगर आपके पास लिक्विड है, 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध आप कहीं भी रखेंगे 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं होता है। गैस तुरंत डिफ्यूज होकर के जिस भी बर्तन में हम रखते हैं उस पूरे बर्तन की शेप को या उस पूरे बर्तन के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ वेसल होता है वही वॉल्यूम ऑफ गैस बन जाता है। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड, जाहिर सी बात है सॉलिड को तो कंप्रेस कर नहीं सकते हैं, तो ये नॉन कंप्रेसिबल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्रेसिबल नहीं होगा, ये बहुत मिनिमम होगा, और ठीक है ये यहाँ पर कह सकते हैं ये हाईली कंप्रेसिबल होगा। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। फ्लूइडिटी की बात करें तो ये कैन नॉट फ्लो, है ना, ये तो नहीं फ्लो करेगा। ये मिनिमम फ्लो कर सकता है, ये भी लिक्विड है तो लिक्विड तो फ्लो करेगा ही, अच्छे से करेगा, और ये भी बहुत अच्छे से फ्लो करेगा। ठीक है, ये तो एक कंपैरेटिव टेबल इन सब के बीच में हो गई। ठीक, समझ में आ गया सबको। आगे अपने पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सॉलिड है। कैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्लोज पैकिंग कैसे हुई है, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से, क्लोज पैकिंग कितने अच्छे से हुई है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना कम होगा इन सब में, जरा सोचिए, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हाई होगा, देखिए शेप इसका, साइज इसका, वॉल्यूम इसका, सब डेफिनेट है। इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा, ये बह जाएगा, नहीं बहेगा, फ्लूइडिटी भी इसकी नहीं है। इसमें आ जाइए, ये फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गए, उसके कंपैरेटिवली बहुत कम हो गए। ठीक है, और अगर बात करें इनके शेप और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ये जिस बर्तन में रखेंगे अपना वॉल्यूम इसका निश्चित होगा। हाँ, शेप ये बर्तन वाला ले लेगा,